हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर रहे होंगे अच्छे से। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं कक्षा 10 के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से, जो कि हम सामाजिक विज्ञान के 1 से लेकर के 27 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम आपके लिए 150 से 200 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा जो पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का, उसमें आपके 20 में से 18 क्वेश्चन आना तय है। तो सभी छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करना है। तो ठीक है, और जो छात्र नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग की यानी जो चित्रकला होता है सब्जेक्ट, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट दिए। जिन छात्रों ने वो नहीं देखे तो वो जाके जरूर देख लेंगे। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं वहाँ से देखना चाहते तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको बाकायदा प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका थियोरी वाले हैं, मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज हमने कराए हैं, तो उनको जरूर देख लेना एक बार परीक्षा से पहले। ठीक है, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन को बेहतर कर पाओगे। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सपोर्ट कीजिएगा, अपने भाई बहनों की मदद कीजिएगा। इस वीडियो का लिंक भेजिएगा उनके पास, संबंधियों के पास, दोस्त यार हैं जो भी हैं आपके मिलने वाले हैं छात्र, उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक प्रत्येक छात्र और छात्राओं को। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2024, जो कि हमारे चैनल का नाम है स्टडी जंक्शन। बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर। तो पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि क्या रोम में हुआ था, बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि इटली में हुआ था, या ब्रिटेन में हुआ था, या अमेरिका में हुआ था। तो जो हमारा पहले वाला है उसका ऑप्शन संख्या सही हो जाएगा बी, यानी इटली में हुआ था। किसका पुनर्जागरण युग का अभ्युदय कौन से देश में हुआ था, जो है इटली में हुआ था। इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरे वाला कह रहे हैं निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जहां फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि काबूर का है, या बिस्मार्क का है, या मेजनी का है, या मेटरनिख का है। तो जो हमारा दूसरे वाले का सही हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, यानी मेटरनिख का है। जो ये कथन कह रहा है वो मेटरनिख का है। ये प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम चर्चा ही करने वाले हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे कह रहा है कि तीसरे वाला उदारवाद से तात्पर्य है। तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है निजी संपत्ति का अभाव। बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी। सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो जो हमारा उदार वाद का तात्पर्य किससे है, तो हमारे जो तीसरे वाले का ऑप्शन संख्या सी सही हो जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है क्या, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, ये वाला सही हो जाता है। ठीक है, अब हम चौथे वाले की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है चौथे वाले को समझेंगे अच्छे से। तो चौथे वाले कह रहा है कि राष्ट्रवाद का आरंभ जिस देश में हुआ वह है, क्या जर्मनी में हुआ था, ए वाले ऑप्शन में कह रहा है, बी वाले ऑप्शन में इटली में कह रहा है, सी वाले ऑप्शन में फ्रांस में कह रहा है, और डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, मतलब राष्ट्रवाद का जो है प्रारंभ किस देश में हुआ। तो ये जो ऑप्शन है चौथे वाले का सही हो जाएगा सी, यानी जो कि फ्रांस में हुआ था राष्ट्रवाद का प्रारंभ। ठीक है, फ्रांस देश में हुआ था। ठीक है, तो चौथे का सी होने वाला है सही। ऐसे ही पांचवी वाला कह रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, या ये कह दे कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि विक्टर इमेनुएल द्वितीय ने बनाया, या जुसेपे मेजनी ने बनाया, या काउंट काबूर ने बनाया, या जुसेपे गैरिबाल्डी ने बनाया। तो जो पांचवे का ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ।
बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा जियोसेपे मेजनी ने बनाया। कौन? यंग इटली सोसाइटी की संस्थापक था ये। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, 6वें की तरफ। 6वां कह रहा है, यहाँ पे देखते हैं, तो 6वां कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, तो पहले ऑप्शन में कह रहा है ये वाले में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि समिति राजतंत्र की स्थापना हुई। सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि सैन्य शासन की स्थापना हुई, या डी वाले में कह रहा है कि गणतंत्र की स्थापना हुई। तो आप इसमें ऑप्शन संख्या देखिए कौन सा सही है। तो जो 6वें का यहाँ पे सही होने वाला है, डी सही होने वाला है। मतलब गणतंत्र की स्थापना हुई, जो कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। ठीक है, अब 7वें वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वें वाले कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई, तो क्या 1788 ईस्वी में हुई, या जो है 1789 ईस्वी में हुई। सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि 1790 ईस्वी में हुई, या डी वाले ऑप्शन में कह रहा है 1787 ईस्वी में हुई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए। तो फ्रांस की क्रांति हुई किसने में? सन 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं 8वें की तरफ। तो 8वें वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि समंती व्यवस्था का अंत। सी वाले ऑप्शन में कह रहा है संपत्ति का अधिकार। डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कानून के समक्ष समानता। ठीक है, तो जो हमारे 8वें वाले का सही हो जाता है यहाँ पे जो है ए सही हो जाता है, यानी जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार जोड़ा गया था, जो कि 1804 में नेपोलियन कार्ड में जोड़ा नहीं गया था। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन मतलब सही हो जाता है। बाकी सामंती व्यवस्था का अंत ये भी जोड़ा गया था, संपत्ति का अधिकार ये भी जोड़ा गया था, कानून के समक्ष समानता ये भी जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम 9वें की तरफ बढ़ते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। तो 9वें वाला कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो जर्मनी का जो एकीकरण किया गया था उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी। तो ऑप्शन संख्या ए में कह रहा है कि जियोसेपे गैरिबाल्डी की थी, या ओटो बॉन बिस्मार्क की थी, या नेपोलियन की थी, या विलियम प्रथम की थी। तो ये जो हमारा 9 वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन संख्या बी सही हो जाता है, जो कि ओटो बॉन बिस्मार्क की, मतलब जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी किसकी? ओटो बॉन बिस्मार्क की थी। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो हम जितने बार क्वेश्चन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। 150 से 200 क्वेश्चन लेंगे, जिसमें 20 नंबर का आपका फंसने वाला पूरा यहाँ से आपके लिए बहुत ही सहायता मिलेगी आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो देखते रहिए ऐसे ही स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो 10वें वाला कह रहा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। क्या जर्मनी से था? ए वाले ऑप्शन में कह रहा है। बी वाले ऑप्शन में कह रहा है इटली से था, या फ्रांस से था, या इंग्लैंड से था। तो 10वें का ऑप्शन आपको बताना है किस मतलब देश से था नेपोलियन का संबंध। ठीक है, तो जो नेपोलियन का संबंध था वो हमारा जो है 10वें का सी ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि आपका फ्रांस से था नेपोलियन का संबंध। ठीक है, 11वें कह रहा है कि इटली का एकीकरण किस के नेतृत्व में किया गया। तो जो इटली का जो है एकीकरण का बात करें, तो जो इटली की बात करेंगे, तो क्या जियोसेपे गैरिबाल्डी ने किया था, या वो ओटो बॉन बिस्मार्क ने किया था, या सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि नेपोलियन किया था, या डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि विलियम प्रथम ने किया था। तो जो 11वें का सही हो जाता है ए, जो कि आपका मतलब इटली का किया था, जियोसेपे गैरिबाल्डी ने किया था, मतलब इटली का एकीकरण का नेतृत्व किया था। ठीक है, 12वें का सही हो जाता है। यहाँ पे 12वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 12वें कह रहा है कि फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है 1815 में हुई। बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि 1830 में हुई। सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि 1848 ईस्वी में हुई, या डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि 1871 ईस्वी में हुई। तो आपको 12वें का बताना है, जो कि 12वें का सही हो जाता है सी, जो कि 1848 में फ्रांस की
मतलब गणतंत्र की घोषणा की गई, यानी 1848 में की गई। ठीक है, तो 12वें का सही हो जाता है सी। ओके, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 13वें की तरफ बढ़ते हैं। तो 13वें में कह रहा है कि नेपोलियन की पराजित कब हुई थी। तो जो नेपोलियन था उसकी पराजित क्या 1814 ईस्वी में हुई थी, या जो है 1815 ईस्वी में हुई थी, या जो है सी वाले ऑप्शन में कह रहा है 1816 ईस्वी में हुई थी, या डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि 1817 ईस्वी में हुई थी। तो जो नेपोलियन था उसकी पराजित हुई थी 1815 ईस्वी में, जो कि आपका बी मतलब सॉरी 13वें का सही हो जाता है बी। ठीक है, 13वें का सही हो जाता है बी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि 14वां ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि इटली से था, या जर्मनी से था। सी वाले ऑप्शन कह रहा है या फ्रांस से था, या ब्रिटेन से था। तो जो 14वें का सही हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन संख्या बी से सही हो जाएगा, जो कि जर्मनी से था। किसका संबंध, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध था। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो बने रहना प्रत्येक छात्र छात्रों को वीडियो को शुरू से अंत तक। 15वें कह रहा है कि नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि सन 1789 ईस्वी में हुआ था, या 1814 ईस्वी में हुआ था, या सन सी वाले ऑप्शन कह रहा है 1804 में हुआ था, या सन 1820 में हुआ था। ऑप्शन संख्या जो है 15वें का आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन संख्या सही हो जाता है 1804 में हुआ था। नेपोलियन संहिता का निर्माण हुआ था 1804 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि 16वां फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्राय यह कहा जाता है, यानी 1804 की नागरिक संहिता है उसको प्राय क्या कहा जाता है, जो कि फ्रांस की थी। ठीक है, तो ए वाले ऑप्शन कह रहे हैं कि लुई 14वें की संहिता, या बिस्मार्क की संहिता, या हिटलर की संहिता, या जो है नेपोलियन की संहिता। तो जो 1804 की बात करें तो जो नेपोलियन की संहिता था इसका जो है फ्रांस की नागरिकता संहिता को प्राय कहा जाता है नेपोलियन की संहिता। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 16वें का सही हो जाएगा डी। इसी क्रम में आगे की तरफ बात करते हैं, तो कह रहा है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है। तो जो निरंकुशवाद का तात्पर्य की बात करेंगे तो क्या ऑप्शन संख्या ए में कह रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है, या बी वाले ऑप्शन कह रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, या कह रहा है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो जो 17वें का कह रहा है कि निरंकुशवाद का तात्पर्य किससे, तो जो निरंकुशवाद का तात्पर्य हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी सही होने वाला है, क्योंकि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है वो निरंकुशवाद होता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो 18वां कह रहा है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है कि 18वां के वियना की संधि कब हुई थी, यानी जो वियना था उसकी संधि कब हुई थी। तो ऑप्शन संख्या ए में कह रहा है कि 1814 ईस्वी में हुई थी, या जो है 1815 ईस्वी में हुई थी, या जो है सन 1816 ईस्वी में हुई थी। सी वाले ऑप्शन कह रहा है, डी वाले ऑप्शन कह रहा है सन 1817 ईस्वी में हुई थी। तो वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन संख्या बी वाला सही होने वाला है यहाँ पे। तो 19वें की तरफ बढ़ते हैं। 19वां कह रहा है कि जोसेपे मेजनी का संबंध था। ये वाले ऑप्शन ने कह रहा है इटली के एकीकरण से था, बी वाले ऑप्शन ने कह रहा है जर्मनी के एकीकरण से था, या जो है सी वाले ऑप्शन कह रहे हैं इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से था, या फ्रांस के राष्ट्रवाद से था, जो कि डी ऑप्शन में कह रहा है। तो जो हमारा ये था जो है जोसेपे मेजनी, इसका संबंध जो है इटली के एकीकरण से था, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, 20वें कह रहा है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया। जो 1861 था उसमें एकीकरण इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो क्या जो है इमैनुएल द्वितीय को मतलब किया गया, या बी वाले ऑप्शन में कह रहा है जोसेपे मेजनी को किया गया, या विलियम प्रथम को किया गया, या
जियोसेपे गैरीवाल्डी को किया था। तो 20 वाले का ऑप्शन संख्या यहाँ पे सही हो जाता है ए वाला, जो कि इमैनुएल द्वितीय को 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन में हो जाएगा। सॉरी, 21 वाले की बात करते हैं। तो 21 वाले में कह रहा है कि जेकोबिन दल का संबंध किससे था? तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि फ्रांस से था, या जो है इंग्लैंड से था। बी वाले ऑप्शन में कह रहा है, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जापान से था। डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि भारत से था। तो जैकोबिन दल की बात करेंगे तो जो 21वें का संबंध था फ्रांस से, जो कि फ्रांस से संबंध था किसका? जैकोबिन दल का संबंध था फ्रांस से। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 21वें का सही हो जाता है ए। ठीक है, इसी क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 22वें कह रहा है कि जियोसेपे मेजनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो ए वाले ऑप्शन कह रहा है कि यंग इटली था, या यंग फ्रांस था। बी वाले ऑप्शन कह रहा है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है कि यंग प्रासा था। डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि जो है यंग जर्मनी था। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। ये मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही पे चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो 22वें का यहाँ पे सही होने वाला है, जो है 22वें का सही हो जाएगा ए, जो कि यंग इटली से संबंध था किसका? मतलब संगठन स्थापित किया था किसने? जियोसेपे मेजनी ने मतलब संगठन स्थापित किया था यंग इटली। ठीक है, सही हो जाएगा 22वें का ए। ठीक है, 23वें की बात करेंगे तो जोल बेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? तो जो जॉन बेराइन नामक शुल्क था उसकी स्थापना कब हुई? तो ए वाले ऑप्शन ने कह रहा है कि सन 1848 में हुई, या जो है कह रहा है कि सन 1815 में हुई, या सन 1870 में हुई, या सन 1834 में हुई। तो जो जॉन बेराइन यानी जॉन बेराइन की बात करें, जॉन बेराइन की, तो इसका जो है स्थापना हुई थी जो कि 1834 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन संख्या आपका 1834 सही हो जाएगा। 23वें का जो डी सही होने वाला है। ठीक है, तो गैरीवाल्डी संबंधित था, जो गैरीवाल्डी था वो क्या इटली की एकीकृत से संबंधित था? ये वाले ऑप्शन में कह रहा है, या जर्मनी के एकीकरण से था? बी वाले ऑप्शन कह रहा है, सी वाले ऑप्शन कह रहा है अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से था। डी वाले ऑप्शन कह रहा है रूस की राज्य क्रांति से था। तो जो 24 वाले का सही हो जाता है, यहाँ पे इसका संबंध था इटली के एकीकृत से था गैरीवाल्डी का संबंध। ठीक है, यानी संबंधी था यानी संबंधित था। ठीक है, जो भी है, तो इटली के एकीकरण से गैरीवाल्डी संबंधित था। ठीक है, अब बात करेंगे 25वें। कह रहा है कि जर्मनी संस्कृत में बोक्जिस्ट यानी बोक्जिस्ट की बात कर रहा है का आशय था, यानी जो इसका आशय था क्या राष्ट्र से था, या संविधान से था, या आम जनता से था? डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि क्या संसद से था। तो जो 25 वाले का सही हो जाता है ए, यानी राष्ट्र से था किसका संबंध? बोक्जिस्ट का संबंध, बोक्जिस्ट का संबंध राष्ट्र से था, जो कि ऑप्शन संख्या ए वाला सही होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करेंगे 26वें की, और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 27वां। हमने 27वें की बात की थी, 27 तक चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्या 26वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ठीक है, तो क्या विलियम प्रथम को घोषित किया था? ए वाले ऑप्शन कह रहा है, बी वाले ऑप्शन कह रहा है विलियम द्वितीय को घोषित किया गया था, या सी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि जो है फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को घोषित किया गया, या डी वाले ऑप्शन कह रहा है कि फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को मतलब घोषित किया गया। तो जो 26वें का सही हो जाएगा आपका विलियम प्रथम को घोषित किया गया। क्या 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था, जो कि विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। ठीक है, इसी क्रम में 27वां लास्टवां क्वेश्चन है। तो कह रहा है 1879 में 1879 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो ए वाले ऑप्शन में कह रहा है कि असीमित राजतंत्र था, बी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि सीमित राजतंत्र था,
या प्रजातंत्र था, सी वाले ऑप्शन में कह रहा है, डी वाले ऑप्शन में कह रहा है कि गणतंत्र था। ठीक है, तो लास्ट वाले का यहाँ पे 27वें का सही हो जाता है, जो कि असीमित राजतंत्र था, जो कि ऑप्शन संख्या ए वाले में है। तो मुझे आशा है कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन पर चर्चा की थी हमने 27 क्वेश्चन पर, एक से लेकर के, तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम 2024 का है, बोर्ड एग्जाम। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। तो इसी क्रम में आपको निरंतर क्लासें मिलती रहेंगी, तो निरंतर अपना प्यार व सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। तो आपका अपना ही चैनल, आप जो है सपोर्ट कीजिएगा, भाई बहनों की मदद कीजिएगा। आप किस प्रकार कर सकते हो तो आप सभी जानते हैं, समझदार हैं, सभी अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं। तो आप इसी प्रकार से निरंतर प्रयासरत रहिए, और हम भी प्रयासरत रहते हैं आपके साथ, ऐसे ही निरंतर क्लास लाते रहते हैं। तो मैक्सिमम अंक प्राप्त करने हैं तो आपको अच्छे ढंग से तैयारी करनी होगी, एक एक पॉइंट को क्लियर करता है वो चलना होगा, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना होगा। तो इसी वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर आपको करा रहे हैं सॉल्व। ठीक है, यहीं पे। तो मुझे आशा है वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेरी महत्वपूर्ण, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।